हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी और उनसे रिलेटेड हमने थ्योरम की थी। तो सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, सब ग्रुप से लेकर नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद में आज हम दो महत्वपूर्ण थ्योरम करने वाले हैं और उसके बाद में दो और इम्पोर्टेंट थ्योरम जो अगले लेक्चर में आपको मिलेगी। उसके बाद में हमारा हो जाएगा विशिष्ट उपग्रुप भी हो गया, समकालिता भी हो जाएगी और अपना लास्ट टॉपिक बचेगा विभाग ग्रुप। फिर विभाग ग्रुप में क्या होंगे कि विभाग ग्रुप की डेफिनेशन होगी, एग्जाम्पल्स होंगे और उनकी थ्योरम होगी और वहां से फिर हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि एच है वो जी का सब ग्रुप कब कहलाता है। एच है वो जी का सब ग्रुप कब कहलाता है? जब इस एच से क्या करें, दो अवयव ले, ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, देन इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, फिर एन है वो जी का सब नॉर्मल सब ग्रुप कब कहलाता है? जब एन बिलोंग्स टू एन और जी बिलोंग्स टू जी, देन इम्प्लाइज दैट जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, उसके बाद में समाकारिता की एसटी। तो समाकारिता की एसटी क्या होती है? समाकारिता की एसटी होती है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्नल ऑफ एफ कहते हैं। x such that of x belongs to g, then implies that fx इक्वल टू fx की इमेज कहाँ पर आ जाएगी? ई डैश पर आ जाएगी और ई डैश क्या हो जाएगा? जी डैश का तत्समक अवयव। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद में हमने समाकारिता की परिभाषा भी पढ़ी। समाकारिता क्या होती है? होमोमॉर्फिज्म, जी से जी डैश में एक फलन डिफाइन हो। ठीक है, ताकि एफ ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो? एफ ए स्टार एफ बी। ठीक है, ये समाकारिता की डेफिनेशन देखी। फिर उसके बाद में हमने तुल्यकारिता की डेफिनेशन देखी। तुल्यकारिता क्या होती है? तुल्यकारिता को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? इस प्रकार से, जी और जी डैश तुल्यकारी कब कहलाते हैं? जब एफ क्या हो? 1 1 पहली कंडीशन, दूसरी एफ क्या हो? ऑन टू, तीसरी कंडीशन एफ क्या हो? एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ क्या हो? होमोमॉर्फिज्म हो। तब ये क्या होता है? जी और जी डैश क्या होते हैं? आपके तुल्यकारी होते हैं। ये सब हमने देख लिया था। अब देखो, हम थ्योरम करने वाले हैं आज दो महत्वपूर्ण थ्योरम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो, हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट होने वाला है, ये मान के चलो यूनिट 2 हो जाएगी, उसके बाद में बचेगी यूनिट नंबर 3। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारी यूनिट 3 तक थ्योरम हो चुकी है, यूनिट 3 के एग्जाम्पल्स और बाकी बचे हैं, उनको मैं जल्द करवा दूंगा। ठीक है, फिर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले इसको कंप्लीट करके फिर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे और कॉम्प्लेक्स के बाद में हम क्या करेंगे? थर्ड पेपर को स्टार्ट करेंगे। पहले हम कोई भी पेपर स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले इनके बचे हुए जो पेपर हैं, फर्स्ट और सेकंड जो भी थ्योरी है सारी, वो कंप्लीट करके ही फिर हम क्या करेंगे? थर्ड पेपर की ओर चलेंगे, जिससे कि आपके दो पेपर क्या हो जाएंगे? पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और आपको आराम से टाइम मिल जाएगा। देखो, करवाने का जो तरीका, जो पहले मैंने बताया था कि पूरा करवाने का सिलेबस था, बट लेकिन ये हो गया कि जैसे आपका जो सिलेबस है वो 50% सिलेबस कर दिया। कितना सिलेबस कर दिया? 50% सिलेबस कर दिया। तो 50% सिलेबस कर दिया तो फिर हमारे पूरा सिलेबस कराने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सिलेबस आपको 50% आएगा। तो सिलेबस 50% आएगा तो आपके पेपर कितने हैं? 3 है। तो हम मान के चल रहे हैं कि 50% सिलेबस में हम मान के चल रहे हैं यूनिट 3, तो इसकी लगभग यूनिट 3 होने वाली है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आपकी लगभग यूनिट 3 हो जाएगी। तो हम यदि इनके पाँच पाँच यूनिट करवाएंगे तो फिर हमारा थर्ड पेपर रह जाएगा। इसलिए हमारा सिलेबस है वो कम हो गया। सिलेबस कम होने का मतलब ये हो गया कि हम पेपर 3 में 3 यूनिट कर लेंगे, 2 में भी 3 यूनिट कर लेंगे और इसमें भी हम 3 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, जिससे कि हमारा सिलेबस पूरा लगभग हो जाएगा। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है ना? कोशिश ये करना आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम चलते हैं अब अगली थ्योरम में। तो देखो, प्रमेय क्या है अपनी? अगली प्रमेय क्या कहती है? ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप एन है। ग्रुप जी का विशिष्ट उपग्रुप
n है तथा फलन, एक फलन दे रखा है एफ, पी दे रखा है इसमें, पी जी से जी डैश, जी से जी अपॉन एन पे डिफाइन है। देखो ये विभाग ग्रुप की थ्योरम आ गई है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। फिर भी यदि नहीं समझ में आती तो आप पहले विभाग ग्रुप का अपन टॉपिक जो करेंगे वो करके फिर उसको वापस पढ़ोगे तो आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि विभाग ग्रुप में बनता है जी अपॉन एन टाइप के अवयव। परिभाषित है कि पी एक्स बराबर एक्स एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। तो सिद्ध कीजिए कि P आच्छादक समाकारिता है, P आच्छादक समाकारिता है तथा P की एसटी एन है, P की एसटी, ठीक है। ये आपको थ्योरम दे रखी है, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से समझना। पहले मैं समझाऊंगा फिर इसको मैं लिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है कि n है वो g का विशिष्ट उपग्रुप दे रखा है, n क्या दे रखा है, g का विशिष्ट उपग्रुप दे रखा है। यदि देखो आपको समझ में आ जाएगी ना थ्योरम, तो फिर लिखने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। n g का विशिष्ट उपग्रुप दे रखा है, इसका मतलब n बिलोंग्स टू n, g बिलोंग्स टू g, देन इम्प्लाइज दैट g एंड g इनवर्स बिलोंग्स टू n। ये कंडीशन होती है आपकी विशिष्ट उपग्रुप की, कंप्लीट यहाँ तक। तथा फलन, एक फलन दे रखा है आपको क्या, p, जो g से किस में डिफाइन है, g अपॉन n में डिफाइन है, ठीक है। और किस प्रकार डिफाइन है, ताकि एफ एक्स बराबर किस प्रकार के अवयव है, ये जो g से एक अवयव लिया x तो उसकी इमेज किस प्रकार होगी। अब ये जो g अपॉन n है ना, ये आपका विभाग ग्रुप होता है, ये आपका क्या होता है, विभाग ग्रुप होता है। जो मैं आगे इसके बाद में जो अपना टॉपिक स्टार्ट होगा वो विभाग ग्रुप का ही है, इसलिए क्या है कि विभाग ग्रुप स्टार्ट करने से पहले इसको थ्योरम को दे दिया आपके, तो कोई बात नहीं है, पहले दे दी चाहे बाद में दे दो, अपने को पढ़ना तो सब कुछ ही है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगी। विभाग ग्रुप की जो थ्योरम है ये वाली भी समझ में आ जाएगी। तो पहले मैं आपको जहाँ पे यहाँ जानकारी दे देता हूँ कि जी अपॉन एन इस प्रकार का जो अवयव होता है, इस प्रकार के जो बनते हैं ग्रुप, वो होते हैं आपके विभाग ग्रुप होते हैं, क्विसेंट ग्रुप जिसको कहते हैं। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका डिफाइन दे रखा है पी एक्स, एक्स तो अपन जी से लेंगे, इसमें अवयव जो होंगे वो आपके किस प्रकार के होंगे, एन एक्स टाइप के अवयव होंगे। जी अपॉन एन में क्या होते हैं अवयव, किस प्रकार के बोलते हैं, एक अवयव इसे लिया जाता है और एक अवयव इसे लिया जाता है, तो ये होता है एक्स एन टाइप के अवयव होंगे। इसमें किस टाइप के अवयव होंगे, एक्स एन टाइप के होंगे, ठीक है। तो यहाँ से पी एक्स है वो क्या डिफाइन है, एक्स एन डिफाइन है। यहाँ तक क्लियर है सब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो आपको सिद्ध करना है कि पी है वो आच्छादक, आपको पी क्या क्या सिद्ध करना है, एक तो आच्छादक सिद्ध करना है। आच्छादक का मतलब क्या होता है, ऑन टू फंक्शन सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ऑन टू। दूसरी कंडीशन सिद्ध करनी है समाकारिता। तीसरी कंडीशन आपको सिद्ध करनी है कि जो पी की एस टी है कि वो किसके बराबर है, एन के बराबर है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो आच्छादक है ऑन टू, ऑन टू आपको पता है, और ये समाकारिता क्या होती है, होमोमॉर्फिज्म, और के है वो एन के बराबर, ये सिद्ध करना है। तो अब मैं एक एक को बता देता हूँ एक बार थोड़ा नॉर्मली कि आच्छादक किस प्रकार सिद्ध करेंगे, समाकारिता किस प्रकार सिद्ध करेंगे, के बराबर एन आप किस प्रकार सिद्ध करेंगे, फिर जिससे क्या होगा थ्योरम को याद करने में हमारी आसानी हो जाएगी। तो देखो समाकारिता को कैसे सिद्ध करेंगे, सॉरी आच्छादक को कैसे सिद्ध करेंगे। आच्छादक में क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है ऑन टू की, ऑन टू की ये डेफिनेशन होती है, देखो जी से, जैसे मान लो जी है यहाँ पे और ये ग्रुप मान लो जी है, जी डैश है, इसमें अवयव आपको एक्स वाई टाइप के अवयव मिलेंगे और इसमें अवयव आपको किस प्रकार मिलेंगे, एफ एक्स एफ वाई के। तो अपने को क्या करना होता है कि जी डैश से एक अवयव लेना होता है, जी डैश से अवयव लेना होता है और उसके लिए प्री इमेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे देखो, जैसे मान लो एक फंक्शन है अपने पास डिफाइन, ठीक है, जैसे 1 की इमेज मान लो 2 है, ये मान लो कुछ भी मान लो, यहाँ पे कोई अवयव है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई अवयव, तो ये तो आपकी इमेज हो जाएगी और ये आपकी प्री इमेज हो जाएगी। तो ये जो इमेज है वो इस इमेज के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, तब हम क्या कहते हैं फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा।
जो आपका ग्रुप होता है जिसकी इमेज होती है, जिसमें इमेज होती है, उस इमेज के लिए आपके पास प्री इमेज अवेलेबल हो, तब हम कहते हैं कि ये फलन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो जो ऑन टू है वो किस प्रकार से सिद्ध करना होता है, इस ग्रुप से अपने को एक अवयव लेना है। अपने को जो ग्रुप दे रखा है वो किस प्रकार डिफाइन दे रखा है, जी से जी अपॉन एन में, जी से जी अपॉन एन में। तो इसमें कोई भी अवयव लेंगे, उस अवयव की क्या होनी चाहिए, अपने पास प्री इमेज होनी चाहिए। तो प्री इमेज के लिए अपन लिखेंगे कैसे, इसके लिए ऑन टू हम कैसे लिखेंगे, देखो लेट या माना अक्सन, इसमें किस प्रकार के अवयव होंगे, आपको बताया था कि जी अपॉन एन में किस प्रकार के अवयव होते हैं, अक्सन टाइप के अवयव होंगे, क्योंकि एक अवयव नीचे वाले से लिया जाता है, एक अवयव ऊपर वाले से लिया जाता है, तो ये अक्सन टाइप के अवयव इसमें होते हैं। तो अक्सन है वो किससे बिलोंग होगा, जी अपॉन एन, इससे हमने एक अवयव ले लिया। इसके लिए हम प्री इमेज अवेलेबल कराएंगे, तब एक अक्ष ऐसा विद्यमान होगा, अक्ष बिलोंग्स टू जी सच दैट पी एक्स बराबर क्या होता है, अक्सन। इस अक्सन के लिए अपने पास पता है कि जी में आपके पास अवयव है, अक्सन अवयव। तो क्या होता है कि ऑन टू जब भी अपने को सिद्ध करना होता है तो यहाँ से एक अवयव लेते हैं और उसके लिए ये जो यहाँ पे एक अवयव अवेलेबल करा देते हैं या प्री इमेज इसकी अवेलेबल करा देता है, तब अपन कह देते हैं कि फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो अक्स एन के लिए अपने पास जो प्री इमेज है वो क्या है, अक्स है, क्योंकि पी एक्स करने पर ही तो अक्स एन मिला अपने को, तो अक्स अपने को प्री इमेज मिल गई। तो प्री इमेज मिल गई, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। फिर हम सिद्ध करेंगे समाकारिता। समाकारिता में आपको पता है कि क्या कंडीशन सिद्ध करनी होती है, एफ ए स्टार बी इक्वल टू क्या सिद्ध करना होता है, एफ ए स्टार डैश एफ बी। फिर अपने को ये दिखाना होता है कि के इक्वल टू एन, के इक्वल टू एन के लिए अपने को दिखाना होता है के सबसेट ऑफ एन, एन सबसेट ऑफ के। तो यहाँ से हम लिख देंगे के बराबर एन। के से कोई अवयव लेंगे और उसको अपन किस में दिखा देंगे, एन में दिखा देंगे, और एन से फिर कोई अवयव लेंगे उसको किस में दिखा देंगे, के में दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा के सबसेट ऑफ एन एंड एन सबसेट ऑफ के। तो फिर यहाँ से के बराबर एन लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो जब भी ये सारी चीजें सिद्ध करनी हो, आच्छादक ऑन टू, इन सब के लिए अपन को क्या होता है कि आप कोई भी थ्योरम जब याद करो तो ये नहीं कि सीधे आप है ना उसको प्रूफ लिखने लगे और रटने लगे कि हाँ ये प्रूफ होता है इसका। जब भी आपको सिद्ध करना हो कोई भी थ्योरम, चाहे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हो चाहे वो आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हो, उसके लिए आप पहले अपने पास रूपरेखा तैयार करो। रूपरेखा जैसे मैंने इसके लिए तैयार की कि आपके पास क्या क्या आपको किस प्रकार से सिद्ध करना है और क्या क्या डेफिनेशन है, वो सारी डेफिनेशन आपके पास यदि अवेलेबल होगी तो आप उनको थ्योरम को अच्छे से लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे थ्योरम को। क्योंकि थ्योरम में आपको जब तक सारी डिटेल नहीं पता होगा, लिखने का तरीका नहीं आइडिया होगा, तो आप नहीं लिख पाओगे। इसलिए पहले इनकी स्ट्रक्चर तैयार करो कि इस थ्योरम को हमें किस प्रकार से हमने प्रूव करना है और इसके लिए क्या क्या प्रूव करना है। तो थ्योरम का जब स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसका प्रूफ आसानी से लिख पाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जैसे मैंने स्ट्रक्चर तैयार करी है, रूपरेखा तैयार करी है किसी भी थ्योरम की समझाने के लिए आपको, उसी प्रकार आप भी समझने के लिए क्या क्या करो, आप भी समझा करो कि इस प्रकार से हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है ना, तब जाके आपकी थ्योरम याद हो जाएगी। तो मैंने आपको सारी रूपरेखा तैयार करवा दी। अब हम वन बाई वन पॉइंट को लिखते हैं। तो देखो, चूंकि पहले जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं, चूंकि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है, चूंकि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। ठीक है, तथा फलन एक फलन डिफाइन कर रखा है जी से जी अपॉन एन में इस प्रकार परिभाषित है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। तब सिद्ध करना है कि P क्या है, आच्छादक समाकारिता है, आच्छादक समाकारिता है। तो इसमें आपको आच्छादक और समाकारिता दोनों पॉइंट आपको प्रूफ करने हैं। तो देखो पहले पॉइंट P आच्छादक, और आच्छादक के लिए देखो लिखना देख लो कि किस प्रकार से अपने को इसमें लिखना होता है। पीज तो पहले अपन आच्छादक सिद्ध करेंगे, फिर समाकारिता सिद्ध करेंगे और फिर के बराबर एन सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो देखो आच्छादक के लिए क्या करते हैं, माना
जी अपॉन एन से एक अवयव लेंगे, माना अक्स एन टाइप के अवयव है जी अपॉन एन में। मैंने आपको बताया था कि विभाग रूप में जो अवयव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, अक्स एन टाइप के अवयव होंगे, जी अपॉन एन से लेते हैं। देखो यदि अपन कोई अवयव जी से लेते हैं तब तो होता है एक्स बिलोंग्स टू जी, यदि अपन किसी कोई अवयव जी डैश से लेते हैं तब इस प्रकार के अवयव होते हैं। जब हम विभाग रूप से लेते हैं तो आपके पास अवयव इस प्रकार के होंगे। ठीक है, समझ में आ गया क्लियर। देखो अपन के पास क्या है, अवयव ले लिया एक्स एन बिलोंग्स टू जी अपॉन एन सच दैट, उसके लिए हम क्या कराएंगे, जी अवेलेबल, जी में कोई एक अवयव अवेलेबल कराएंगे। तब एक्स बिलोंग्स टू जी, ताकि पी एक्स इक्वल टू एक्स एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। तो जी में एक अवेलेबल हो गया अवयव, जी अपॉन एन में जो अवयव है एक्स एन उसके लिए एक अवयव आपके पास उपस्थित हो गया। इसका मतलब पी क्या हो गया, आच्छादक हो गया, पी इज ऑन टू आच्छादक। सेकेंड कंडीशन समाकारिता होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म कैसे सिद्ध करेंगे, जी से कोई दो अवयव लो, माना ए बी बिलोंग्स टू जी, मान लिया हमने ए बी बिलोंग्स टू जी है। अब क्या निकालो, पी ए बी निकाल लो और वो पी ए पी बी के बराबर आना चाहिए, पी ए बी। अब आपको पता है कि पी ए बी में अवयव किस प्रकार से है, देखो अपने को क्या सिद्ध करना है, पी ए बी बराबर अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है पी ए इंटू पी बी, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो अपने को पता है कि पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स एन दे रखा है, पी एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स एन दे रखा है। तो यहाँ पे पी ए बी रखेंगे तो क्या मिलेगा अपने को बताओ, ए बी एन मिलेगा। और देखो विभाग रूप में ये चीजें आएंगी, ए बी एन यदि लिखा हुआ आता है ना तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन बी एन। ये विभाग ग्रुप की कुछ कंडीशंस है जो आगे वाले लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगी चीजें, वहां पे सब चीजें समझाऊंगा तब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो सबसे पहला चीज है कि ए बी हमने ले लिया बिलोंग्स टू जी, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि पी ए बी बराबर पी ए पी बी दिखाना है। ठीक है, तो मैंने क्या रखा, पी ए बी निकाला, तो पी ए बी कैसे निकालूंगा, मैं एक्स के स्थान पर ए बी रख दूंगा, ए बी एन हो जाएगा। और ध्यान रखना कि ए बी एन यदि लिखा हुआ आता है तो उसमें ये लिखना होता है कि ए एन बी एन, मतलब ए का एन के साथ और बी का एन के साथ ये लिखना होता है। तो ये पी ए बी का मान अपने पास हो गया। तो यहां से देखो क्या हो गया, ए बी एन और यहां से लिख देंगे ए एन बी एन। यहां तक क्लियर है सबके। अब देखो ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब यदि हम उसमें क्या रखें, पी ए रखें, इस वाले में हम क्या रखें ए रखें, तो अपने को क्या मिलेगा ए एन, और बी रखेंगे तो क्या मिलेगा बी एन, यही मिलेगा ना। तो यहां से देखो ए एन किसके बराबर हो गया, पी ए के, और ये किसके बराबर हो गया पी बी के, यही अपने को प्रूव करना था। तो यहां से क्या हो गया, एम्प्लाइज दैट पी समाकारिता है। ठीक है, ये अपने को लिख देंगे साइड में। अब अपने को सिद्ध करना है थर्ड पॉइंट। तो देखो अब के बराबर एन सिद्ध करना है, उसके लिए के को सबसेट बताएंगे एन का और फिर एन को सबसेट बताएंगे के का। थर्ड पॉइंट, माना तो के इसमें क्या है, समाकारिता की एसटी, तो समाकारिता की मान लिया, माना समाकारिता पी की एसटी क्या है के है। माना समाकारिता पी की एसटी क्या है की है। तब के की डेफिनेशन क्या होती है, के बराबर एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी, ताकि एफ एक्स इक्वल टू ई डैश, जहां ई डैश जी डैश का तत्समक अवयव है। ई डैश क्या है, जी डैश का तत्समक अवयव है। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान रखना, यहाँ पे ये तत्समक अवयव एन नहीं है, ई डैश नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो बताऊंगा मैं, इसका रीजन क्या है।
देखो हमारे पास जो ग्रुप था वो क्या था, जी से जी अपॉन एन में था, ठीक है। यदि ग्रुप एफ जी से जी डैश में होता है ना, तब तो क्या आता है कि प्रत्येक अवयव की इमेज कहां पर आती है, ई डैश पर आती है, क्योंकि ई डैश यहाँ पे क्या होता है, जी डैश का तत्समक अवयव। लेकिन यहाँ पे जो तत्समक अवयव है वो अपने पास क्या है, एक मिनट रुको, देखो ठीक है। अब अपने पास देखो यहां से अवयव लेते हैं, यहां से अवयव लेते हैं, तो जो px की इमेज होगी वो किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी। अब n क्या आएगा, जब आप विभाग ग्रुप पढ़ेंगे तो विभाग ग्रुप में क्या होता है, देखो जैसे विभाग ग्रुप के बारे में बताता हूं मैं थोड़ा बहुत। जैसे विभाग ग्रुप जी अपॉन एन टाइप का जो अवयव, इसमें इस प्रकार का जो ग्रुप होता है वो आपका विभाग ग्रुप होता है। और इसमें जो तत्समक अवयव होता है, इसमें तत्समक अवयव क्या होता है, एन होता है। तत्समक अवयव जो होता है ये अवयव होता है, तत्समक अवयव क्या होता है, एन होता है। जी अपॉन एच में क्या होता है, तत्समक अवयव एच होता है, ठीक है। तो यदि एफ जी से जी डैश में डिफाइन होता ना, तब तो हम क्या करते हैं, इसकी इमेज इसके तत्समक अवयव के तो बराबर होता है। भाई अपने पास जो तत्समक अवयव आता है वो किस प्रकार से आता है, यदि ई है और यहाँ पे ई डैश है तो इसके तत्समक अवयव बराबर आता है। लेकिन यहाँ से यहाँ पे क्या जी डैश नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, जी डैश नहीं है, तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे अपने पास है जी अपॉन एन, और जी अपॉन एन में तत्समक अवयव क्या होता है, एन है। तो अब इसके अवयव की इमेज कहां पे आएगी, एन पे आएगी। तब हमने क्या लिखा है कि एफ एक्स की इमेज कहां पर आएगी, एन में आएगी। तो जो तत्समक अवयव होता है ना जी अपॉन एन का, जी अपॉन एन का तत्समक अवयव होता है एन होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ई डैश नहीं लिखा है यहाँ पे। अब सिद्ध करना है कि अब सिद्ध करना है कि के बराबर एन। आपको पता है कि के जब भी अलजेब्रा में के बराबर एन सिद्ध करना होता है, के को सबसेट ऑफ दिखाना एन का और एन को सबसेट ऑफ दिखाना होता है के का। फिर हम समीकरण 1 और 2 से क्या लिख देते हैं, के बराबर एन। तो अब देखो कैसे सिद्ध करेंगे। माना अपन क्या करेंगे कि अक्ष क्या ले लेंगे, के से ले लेंगे, और इस अक्ष को किस में दिखा देंगे, एन में दिखा देंगे। जब भी के बराबर एन सिद्ध करना होता है तो एक अवयव लेते हैं, उसको के में मानते हैं और उस अवयव को कहां दिखाएंगे, एन में दिखा देंगे, तो के सबसेट ऑफ हो जाएगा एन का। तो हमने ले लिया कोई अवयव अक्ष है वो के में ले लिया, अक्ष कहां पे ले लिया, के में ले लिया। तो अब अक्ष के में, इसका मतलब क्या है, कोई भी अवयव कर्नल में कब आता है, जब उसकी इमेज कहां पे आती है, ई डैश पर। लेकिन यहाँ पे तत्समक अवयव क्या होता है, एन है, तो इसकी इमेज कहां पर आएगी, एन पर आएगी। ध्यान रखना अपन उससे ही कर रहे हैं। कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है कि उसकी इमेज है वो अगले वाले ग्रुप की आती है, तो अगले वाला ग्रुप जो है वो आपका तत्समक अवयव क्या है, एन। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अक्ष यदि के से बिलोंग कर रहा है तो उसकी इमेज कहां पर आएगी, एन के बराबर, ठीक है, तत्समक अवयव के बराबर। अब यहां से देखो पी एक्स बराबर क्या है अपने पास, अक्ष एन। पी एक्स बराबर क्या है, अक्ष एन है। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जी अपॉन एन का तत्समक अवयव एन होता है, चूंकि जी अपॉन एन का तत्समक अवयव क्या होता है, एन होता है, ठीक है। एक कंडीशन और होती है, स्मॉल एच इक्वल टू स्मॉल एच कैपिटल एच इक्वल टू, यदि इस प्रकार से कंडीशन है, स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एच है वो बिलोंग्स टू होता है कैपिटल एच। तो अक्ष एन बराबर एन होता है, तो ये जो अक्ष होगा वो किससे बिलोंग करेगा, एन से बिलोंग करेगा। ये अक्ष किससे बिलोंग करेगा, एन से बिलोंग करेगा। अतः ये सबसेट ऑफ, देखो स्मॉल एच कैपिटल एच इक्वल टू, यदि एच होता है तो इसका मतलब है कि इज इंप्लाइज दैट स्मॉल एच है वो बिलोंग्स टू होगा कैपिटल एच के। तो यहां से स्मॉल एक्स किससे बिलोंग हो जाएगा, एन से बिलोंग हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज होती है उपग्रुप की, ठीक है। अब देखो
इसमें दिखा दिया अपने को के को सबसेट ऑफ एन, अब एन को सबसेट ऑफ के दिखाएंगे पुनः माना अक्स हमने क्या से ले लिया, एन से ले लिया। अब इसको अक्स को किस में दिखाएंगे, के में दिखाएंगे। तो अक्स है वो एन में, इसका मतलब अक्स किस में आएगा, जी में, क्योंकि एन क्या है, जी का विशिष्ट उपग्रुप है। एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है तो विशिष्ट उपग्रुप बनने से पहले वो उपग्रुप रहा होगा और उपग्रुप बनने से पहले वो ग्रुप बना होगा। तो अक्स बिलोंग्स टू जी हो गया। तब पी एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स एन, पी एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स एन। और यहां से देखो क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू n। तो यहां से लिख देंगे हम पी एक्स बराबर n, और पी एक्स बराबर n आ गया। इसका मतलब पी एक्स बराबर एक्स एन आ गया ना। एक्स एन में अब जो अवयव है वो कहां से लिया, n से लिया जाए। तो पी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। और पी एक्स बराबर n लिखने का मतलब क्या है, पी एक्स मतलब जी का एक अवयव लिया x बिलोंग्स टू जी, और उसकी इमेज कहां पे लिए हैं हम, अगले वाले की तत्समक अवयव के बराबर। इसका मतलब ये कहां से बिलोंग करेगा, के से बिलोंग करेगा। क्योंकि कोई अवयव कर्नल में आने के लिए क्या होगा, कोई अवयव कर्नल में आने के लिए क्या होगा, कर्नल में आने के लिए होगा कि उसकी इमेज कहां पर आएगी, एन के बराबर आएगी। तो पी एक्स की इमेज जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एन के बराबर आ जाएगी। तो अतः क्या हो जाएगा, एन सबसेट ऑफ के। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, के बराबर एन। अतः समकालिता पी की एस टी क्या होगी, एन होगी। हो सकता है कि ये थ्योरम आपको कम समझ में आई हो, क्योंकि ये देखो विभाग ग्रुप पे ज्यादा आधारित है। इसलिए विभाग ग्रुप को जब तक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी। इसलिए विभाग ग्रुप अपन पहले कर लेंगे, विभाग ग्रुप करेंगे, और विभाग ग्रुप करने के बाद में इस थ्योरम को समझना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अगली थ्योरम में चलते हैं। देखो एग्जाम्पल है आपका पहला, और वो आपको थ्योरम टाइप से ही है। इसमें ज्यादातर जो आपके एग्जाम्पल्स है वो भी थ्योरम ही है। तो देखो एग्जाम्पल 1 करते हैं। माना n संकेतों पर सममित ग्रुप Pn है, तो सिद्ध कीजिए कि समक्रमच्यों का समुच्चय समक्रमच्यों का ग्रुप An Pn का विशिष्ट ग्रुप है। An है वो Pn का क्या है, विशिष्ट ग्रुप है। अर्थात An इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Pn। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। An है वो Pn का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। n संकेतों पर जो ग्रुप डिफाइन है वो आपका समित ग्रुप Pn है। सिद्ध कीजिए कि समक्रमच्यों का जो ग्रुप है आपका An है वो Pn का क्या होगा, विशिष्ट ग्रुप होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि विशिष्ट उपग्रुप बताने के लिए आपको पहले उसका उपग्रुप बताना पड़ेगा, और उपग्रुप बताने के बाद में उसको विशिष्ट उपग्रुप बताना पड़ेगा। तो देखो करते हैं इस थ्योरम को, लिखते हैं n अवयवों के n अवयवों के समुच्चय पर n अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित सभी कर्मच्यों का समुच्चय, n अवयवों के समुच्चय पर परिभाषित सभी कर्मच्यों का समुच्चय Pn है, तथा समकर्मच्यों का समुच्चय समकर्मच्यों का समुच्चय An है। तब सिद्ध करना है कि An है वो Pn का विशिष्ट उपग्रुप है।
इसके लिए सिद्ध करेंगे कि पहला पॉइंट AN PN का उपग्रुप है। दूसरी कंडीशन AN PN का विशिष्ट उपग्रुप है। ये तो देखो नॉर्मल है ना, ये तो अपन ने जो दिया हुआ है वो सारे लिख दिया, विशिष्ट उपग्रुप है। अब 1 बाय 1 अपन प्रूव करते हैं। तो पहला पॉइंट सिद्ध करते हैं, AN है वो PN का विशिष्ट उपग्रुप है। AN है वो PN का उपग्रुप है, ये सिद्ध करते हैं और फिर हम दिखाएंगे कि AN है वो PN का विशिष्ट उपग्रुप है। देखो चूंकि अब उसके लिए पहले ये भी बताना होता है ना कि AN है वो PN का नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त उपसमुच्चय है। तो अरिक्त उपसमुच्चय तो बता सकते हो आप, PN में तो सारे क्या होते हैं, टोटल क्रमचय डिफाइन होते हैं, वो सारे आते हैं। और AN में क्या होते हैं, समक्रमचय, तो वो उसका सबसेट होता है। तो AN PN का उपसमुच्चय है, ठीक है। तो ये बात लिख दी हमने डायरेक्ट, PN का उपसमुच्चय। अब देखो माना जिसको सब ग्रुप सिद्ध करना होता है उससे अपन क्या करते हैं, 2 अवयव लेते हैं। तो मान लिया माना अल्फा और बीटा बिलोंग्स टू AN। अब हमने किसे लिया है, AN से लिया, और AN है वो समक्रमचय का समुच्चय। तो यहां से इंप्लाइज दैट अल्फा और बीटा क्या है, समक्रमचय है। अल्फा और बीटा क्या है, समक्रमचय। यहां तक क्लियर है। अब अपने को जो सिद्ध करना है उससे एक बात करते हैं। अब अल्फा बीटा इनवर्स निकालना है, अल्फा बीटा इनवर्स निकालना है। तो अल्फा तो अपने पास क्या है, समक्रमचय, और यहाँ पे ये क्या है, समक्रमचय का इनवर्स। तो आपको पता है कि ये समक्रमचय और समक्रमचय का इनवर्स भी क्या होता है, सम होता है ना। समक्रमचय का प्रतिलोम भी क्या होता है, सम होता है। और समक्रमचय को समक्रमचय से गुणा करते हैं तो क्या आता है, समक्रमचय। और समक्रमचय आते ही क्या हो गया, ये किसे बिलोंग कर जाएगा, AN से बिलोंग कर जाएगा। यही तो अपने को प्रूव करना था। अतः अल्फा और बीटा हमने किसे लिया, AN से लिया, और हमने क्या सिद्ध करके दिखा दिया, अल्फा बीटा इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, AN से सिद्ध करेगा, AN से बिलोंग करेगा। इसका मतलब AN PN का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप, उपग्रुप हो जाएगा। ये अपने को सिद्ध करना था। तो अल्फा बीटा का इनवर्स क्या होगा, अल्फा तो क्या है, समक्रमचय, और सम बीटा इनवर्स क्या है, समक्रमचय का प्रतिलोम। तो समक्रमचय का प्रतिलोम भी क्या होता है, सम होता है। तो सम और सम को आपस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, समक्रमचय, और समक्रमचय वो AN से बिलोंग करेगा। अतः अल्फा बीटा बिलोंग्स टू AN, देन इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा इनवर्स बिलोंग्स टू AN। यहां से हो जाएगा AN PN का उपग्रुप है। अब केस सेकंड लेते हैं। AN को दिखाना होता है PN का विशिष्ट उपग्रुप। तो विशिष्ट उपग्रुप दिखाने के लिए ये ध्यान से देखना, माना अल्फा तो ले लिया हमने किससे, PN से ले लिया। एक अवयव तो किसे लेते हैं, PN से लेते हैं ना। अब ये PN है वो कुछ भी हो सकता है भाई, PN तो है वो सारे क्रमचय डिफाइन है, उसमें समक्रमचय भी आते हैं, विषम क्रमचय भी आते हैं, जबकि AN में क्या आता है, ओनली समक्रमचय आते हैं। तो अल्फा यदि मैंने PN से लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा समक्रमचय भी हो सकता है और विषम क्रमचय भी हो सकता है, सम या विषम क्रमचय, समक्रमचय या विषम क्रमचय। और जो बीटा हमने लिया है किससे, एक अवयव किसे लेना होता है, AN से। और ये तो आपको पता है कि बीटा तो ऑलवेज समक्रमचय होगा, क्योंकि बीटा जो है वो हमने AN से लिया है, और AN में क्या है, सारे समक्रमचय का समुच्चय ही है। तो बीटा क्या हो जाएगा, समक्रमचय हो जाएगा। अब ये समझ में आ गया कि अल्फा समक्रमचय और विषम क्रमचय कैसे हुआ, क्योंकि PN जो है वो सारे क्रमचय, जितने भी क्रमचय हमके डिफाइन होते हैं वो सारे क्रमचय आते हैं, जबकि AN में क्या आते हैं, जितने भी समक्रमचय डिफाइन होते हैं वो सारे समक्रमचय आते हैं। तो अब केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में देखो क्या करते हैं कि जब अल्फा क्या हो, समक्रमचय हो, अल्फा क्या हो, समक्रमचय हो। तो अल्फा यदि समक्रमचय होगा तो अपने को क्या निकालना है, अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स, ये निकालना है। और ये किसे बिलोंग होना चाहिए, AN से बिलोंग होना चाहिए। AN को N मान लो और इसको G मान लो। तो NG का विशिष्ट ग्रुप कब होगा,
जब एक अवयवी से ले लिया और एक अवयवी से ले लिया तो फिर क्या निकालते हैं, जी एन जी इनवर्स निकाल देते हैं ना, वैसे निकाल रहे हैं अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स। तो यहां देखो अल्फा क्या समक्रमचे, बीटा क्या समक्रमचे, और ये समक्रमचे का प्रतिलोम। तो समक्रमचे समक्रमचे, सम का प्रतिलोम क्या होता है, समक्रमचे का गुणनफल क्या होता है, सम होता है, और सम का यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया, इनवर्स। अब आपको पता है कि सम और सम का इनवर्स क्या आएगा, सम और सम का इनवर्स क्या आएगा, तत्समक्रमचे, और तत्समक्रमचे क्या होता है, समक्रमचे। तो ये आ गया समक्रमचे। और समक्रमचे आते आपको पता है ये किससे बिलोंग कर जाएगा, एन से बिलोंग कर जाएगा। अतः हमने क्या किया, अल्फा लिया पीएन से, अल्फा लिया पीएन से, और बीटा लिया एन से, और फिर हमने क्या निकाला, अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स, ये किससे बिलोंग हो गया, एन से बिलोंग हो गया। हो गया, यही अपने को प्रूफ करना था। तो केस फर्स्ट में तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हो जाएगा, जब अल्फा क्या हो, अल्फा क्या हो, विषम क्रमचे। ठीक है, अल्फा समक्रम, अल्फा तो क्या हो, विषम क्रमचे, क्योंकि अल्फा को दो कंडीशन लिए थी, सम और विषम, और बीटा क्या है, समक्रमचे। तो अब क्या निकालना है, अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स निकालो। तो अल्फा तो क्या हो जाएगा इसमें, विषम क्रमचे, और ये क्या हो जाएगा, समक्रमचे, और ये क्या हो जाएगा, विषम क्रमचे का इनवर्स। तो आप जानते हो कि विषम को सम से गुणा करते हैं तो क्या आता है, विषम आता है, और ये हो जाएगा विषम का इनवर्स। तो विषम को विषम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तत्समक्रमचे, और तत्समक्रमचे क्या होता है, समक्रमचे, और समक्रमचे आते हैं तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा, एन से कर जाएगा। अतः अल्फा ले लिया हमने किससे, पीएन से, और बीटा ले लिया हमने एन से। तो अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स निकाला, और वो किससे बिलोंग कर गया, एन से कर गया। तो यहां पे क्या हो गया, अतः दोनों स्थितियों में अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स किससे बिलोंग कर गया, एन से कर गया। अतः दोनों स्थितियों में, वो परिभाषा पूरी लिख देते हैं ना, अतः अल्फा बिलोंग्स टू पीएन और बीटा बिलोंग्स टू एन, देन इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू एन। ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। अल्फा बिलोंग्स टू पीएन, बीटा बिलोंग्स टू एन, देन इंप्लाइज दैट अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो यहां से अल्फा बीटा अल्फा इनवर्स किससे हो गया, बिलोंग्स एन से बिलोंग हो गया। तो यहां से एन क्या हो जाएगा, पीएन का विशिष्ट उपग्रुप। इस प्रकार से हम इसको थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, और फिर हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं इस टॉपिक को, विशिष्ट उपग्रुप को। ठीक है, थैंक यू।